जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 से यहाँ पर 514 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 8 से यहाँ पर 514 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 2 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 514 कैसे बना है। तो 8 से यहाँ पर 514 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 8 का किया गया है क्यूब। 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब होता है 512 और यहाँ पर लिखा गया है 514। तो 512 से 514 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है 512 के अंदर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 514। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 514 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 2 के अंदर और इस 2 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 2 का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है, आप सभी को पता है 2 का क्यूब होता है 8 और इस 8 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 10। अब हमें देखना है कि संख्या 10 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 10 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 73, 73 के बाद में दिया गया है 63, 63 के बाद में दिया गया है 53, 53 के बाद में दिया गया है 43, 43 के बाद में दिया गया है 33 और 33 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यदि आपने इस सीरीज को ध्यान से देखा है तो मेरे भाई ये सीरीज कंटिन्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो इस सीरीज को कैसे सोल्व किया गया है वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 73, 73 से कितना बन रहा है 63। तो 73 से 63 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 73 में से क्या कर दें -10 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 63। फिर देखिए 63 से कितना बन रहा है 53। तो 63 से 53 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 63 में क्या कर दें -10 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 53। इसी प्रकार आगे देखिए 53 से कितना बन रहा है 43। तो 53 से 43 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 53 में से क्या कर दें -10 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 43। फिर देखिए 43 से कितना बन रहा है 33। तो 43 से 33 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 43 में से क्या कर दें -10 कर दें तो 43 में से -10 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 33। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 33 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ -10, उसके बाद में क्या हुआ -10,
उसके बाद में क्या हुआ -10 है, उसके बाद में भी क्या हुआ -10 है, यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रहा है -10 -10 -10 -10 है। अब इसी प्रकार से कंटिन्यू 33 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, आगे भी क्या कर देंगे, -10 कर देंगे। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 33 में से क्या कर दें -10 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 33 में से हम क्या करेंगे -10 कर देंगे, तो 33 में से -10 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 23, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 23। अब हमें देखना है कि संख्या 23 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 23 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि संख्या 51, 78, 45, 63 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 को घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है, संख्या दी गई है, क्या है संख्या, ध्यान से देखिए 51 है, उसके बाद में है 78 है, उसके बाद में क्या है 45 और 45 के बाद में है 63 है। बोला गया है कि इस संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 1 को जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 को घटाया जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या है, विषम है, तो विषम में 1 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। इसी प्रकार से 1 क्या है, 1 भी विषम है, तो इसके अंदर भी क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिलकर बन जाएगा 2। इसी प्रकार से 7 क्या है, ये भी विषम है, तो 7 के अंदर भी 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 7 मिलकर बन जाएगा 8 है। इसी प्रकार से 8 क्या है, सम है, तो सम में से क्या करना है 2 को घटाना है, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। इसी प्रकार से 8 के बाद में है 4 है, 4 भी क्या है सम अंक है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। इसी प्रकार से आगे 5 है, 5 क्या है विषम है, विषम के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। फिर उसके आगे क्या है 6, 6 क्या है मेरे भाई सम अंक है, तो इसमें भी क्या करेंगे 2 को घटाएंगे तो 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4। फिर उसके बाद में क्या है 3, 3 क्या है विषम, तो विषम में 1 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4। यानी कि ये क्या बन गई, नई संख्या बन गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, यानी कि 6 है, ये कितने बार आ रहा है, यानी कि 1 से अधिक बार आ रहा है, तो 1 तो क्या हो गया 6। इसी प्रकार से देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यानी कि 2 भी 1 से अधिक बार आ रहा है, तो दूसरी संख्या 2 हो गई 2। फिर इसके बाद में क्या है 4, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यानी कि 4 भी कितने बार आ रहा है, 1 से अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यानी कि कितने अंक हो गए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी कि
3 अंक ऐसे हैं जो एक से क्या है अधिक बार आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहां पर देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर में 3 दिया गया है, तो आंसर 3 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में OVAL को 95 73 और LAVS को 36 57 लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में एस का कूट क्या है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए मेरे भाई। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एस के लिए कूट क्या होगा। तो एस के लिए कूट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि OVAL इसको क्या लिखा जाता है, तो ध्यान से देखिए OVAL इसको लिखा जाता है 95 73। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे LAVS इसको क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LAVS इसको क्या लिखा गया है, तो LAVS इसको लिखा गया है 36 57। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक शब्द हमें यहाँ पर दिया गया है और एक शब्द हमें यहाँ पर दिया गया है, तो दोनों शब्दों में हमें क्या करना है, कॉमन लेटर देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेटर V है तो यहाँ पर भी लेटर V है, इसी प्रकार से यहाँ पर लेटर A है तो यहाँ पर भी लेटर A है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए लेटर L यहाँ पर है तो यहाँ पर भी लेटर L है। अब यहाँ पर कौन सा लेटर बच गया वो देखिए, यहाँ पर देखिए एक लेटर बच गया O और नीचे लेटर बच गया S। अब इसी प्रकार से हमारे सामने 2 संख्याएं दी गई हैं, तो दोनों संख्याओं में हम क्या करेंगे, कॉमन अंक देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसके अंदर 5 दिया गया है तो यहाँ पर भी 5 दिया गया है, यहाँ पर 7 दिया गया है तो यहाँ पर भी 7 दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पर 3 दिया गया है तो यहाँ पर भी 3 दिया गया है। बच गया क्या, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बच गया 9 और यहाँ पर बच गया 6, यानी कि ओ के लिए कूट हो गया 9 और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एस के लिए कूट हो गया 6। अब हमसे पूछा गया है कि एस के लिए कूट क्या होगा, तो मेरे भाई एस के लिए कूट हो जाएगा 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 6 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये आकृति दी गई है, इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, इससे ऊपर आपको पता करना है कि यहाँ पर इस पहली पंक्ति में यहाँ पर 24 कैसे आया है और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर 20 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली पंक्ति में 24 और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर 20 जिस प्रकार से आया है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि इस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस पहली पंक्ति में यहाँ पर संख्या 24 कैसे आई है। तो यहाँ पर संख्या 24 लाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 48 को इस 8 से सबसे पहले भाग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 48 को हम क्या कर देंगे, 8 से भाग कर देंगे। तो 48 को 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 छीके 48। अब 6 से 24 बनाने के लिए इस 6 का क्या किया गया है, 4 गुना किया गया है। तो 6 का 4 गुना करेंगे तो बन जाएगा 6 चौका 24। और ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरी पंक्ति में भी यहाँ पर 20 इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 55 को इस 11 से
भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 55 को हम क्या कर देंगे 11 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 5 55, ठीक है। और इस 5 का भी हम क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे। तो 5 का 4 गुना करेंगे तो बन जाएगा 5 चौक 20। और ध्यान से देखिए 20 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरी पंक्ति में और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 63 को क्या कर देंगे 9 के साथ में भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 63 के अंदर 9 को क्या कर देंगे, यानी कि 63 के अंदर 9 का भाग देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 7 63 और सभी का 4 गुना किया गया है। तो 7 का भी हम क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 7 चौका 28, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 28। अब हमें देखना है कि संख्या 28 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 28 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन को, ऑप्शन बी है ब्लड प्लेटलेट्स को, ऑप्शन सी है आरबीसी को और ऑप्शन डी है डब्ल्यूबीसी को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो मेरे भाई याद रखना डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसी के साथ में यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो मेरे भाई याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, ठीक है। और आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, एलिफेंटा दर्रा स्थित है श्रीलंका देश में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी है मेघालय राज्य में, ऑप्शन सी है मिजोरम राज्य में और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, नहर कटिया क्षेत्र स्थित है असम राज्य में। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम राज्य में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है चेन्नई में और ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, भारतीय विदेश व्यापार संगठन स्थित है नई दिल्ली में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है डी, बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था। ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है ए, वालेकुम विद्रोह चलाया गया था केरल राज्य में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है ए, ओलंपिक म्यूजियम स्थित है लुसाने में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर करीब 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है ए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन बी है केरल राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है सी, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।